नमस्कार। ग्रामसी से संबंधित अपनी पहली चर्चा में मैंने आपको उनकी जीवन और उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताया। आज की इस चर्चा में हम पार्टी के बारे में ग्रामसी के विचारों पर नज़र डालेंगे और उसके बाद के एपिसोड्स में हम हेजेमनी और पैसिव रिवॉल्यूशन के बारे में ग्रामसी ने किस तरीके के विचार रखे, उसमें किस तरह के तत्व सामने आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम पार्टी के बारे में एंटोनियो ग्रामसी के विचारों को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ बुनियादी तत्वों को याद रखने की आवश्यकता है। जो सबसे पहली बात है वह यह कि ग्रामसी राजनीति में या दर्शन के स्तर पर भी एक तरह के पॉजिटिविज्म के खिलाफ थे, जिसमें सिर्फ तथ्यों को सामने रखने और उनको जानने पर जोर दिया जाता है। ग्रामसी मार्क्सवाद के भीतर या कार्ल मार्क्स के लेखन में जो प्रैक्सिस की अवधारणा है, जो कि लगातार व्यवहार करने और बदलाव के लिए प्रयास करने से संबंधित है, उस पर गहरा विश्वास रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो एक संगठित राजनीति होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और उसी दिशा में श्रमिक वर्ग को या वर्किंग क्लास को संगठित किया जाना चाहिए। और ग्रामसी के अगर हम जीवन पर ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि अपने कॉलेज के दिनों में ही जब वो टुरिन में आए 1910-11 के आसपास, तो वो पार्टीटो सोशलिस्टो इटालियानो PSI से जुड़ गए, जो कि इटली की सोशलिस्ट पार्टी थी। उन्होंने बहुत मजबूती से यूनियनिज्म की मुखालफत की, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यूनियनिज्म के भीतर मोटे तौर पर सिर्फ मजदूर छोटे छोटे हितों की बात करते हैं, और उन्होंने फैक्ट्री काउंसिल आंदोलन को समर्थन दिया। और बाद में उनकी यह कोशिश थी कि फैक्ट्री काउंसिल आंदोलन और मजबूती से उभरे, लेकिन जब PSI ने इसे समर्थन देने से मना कर दिया तो कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इन्होंने पार्टीटो कम्युनिस्टो इटालियानो या PCI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की 1921 में, और फिर वो चुनाव भी लड़े, इटली के संसद में भी चुने गए, और बाद में हमने उनकी जीवनी में देखा था कि किस तरीके से उन्हें 20 साल के लिए जेल की सजा दे दी गई, क्योंकि वो मुसोलिनी की मुखालफत कर रहे थे या मुसोलिनी उन्हें अपने लिए खतरे के रूप में देख रहे थे। लेकिन उसके पहले वो कॉमिंटर्न में भी गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, जहां पर इस बारे में बातचीत होती थी कि किस तरीके से विभिन्न देशों के कम्युनिस्ट आंदोलनों को संगठित किया जाए। तो उनके पूरे जीवन में एक संगठित राजनीति का मजबूत स्थान रहा और इसी रूप में वो पार्टी के एक समर्थक के या पार्टी की अवधारणा के एक समर्थक के तौर पर सामने आते हैं। अगर हम मार्क्सवादी चिंतन के भीतर पार्टी की अवधारणा पर विचार करें तो हम ये देखेंगे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने लेखन में बहुत स्पष्टता के साथ पार्टी की भूमिका के बारे में नहीं लिखा। अगर हम उनके लेखन को देखें तो यह बात सामने आती है कि जब श्रमिक वर्ग या वर्किंग क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी कि अपने आप में वर्ग से आगे बढ़ते हुए अपनी दृष्टि में वर्ग बन जाता है, यानी कि उसके भीतर राजनीतिक चेतना आ जाती है जो कि स्पॉन्टेनियस या स्वतः स्फूर्त होती है, तो वह धीरे धीरे खुद को पार्टी के रूप में गोलबंद करता है और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करता है। यानी कि एक मोटी रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की, लेकिन पार्टी किस तरीके से काम करती है, उसके भीतर क्या सदस्यों में अलग अलग तरह के स्तर होते हैं, क्या उसमें बौद्धिकों का या बुद्धिजीवियों की कोई भूमिका होती है, इस बारे में उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं लिखा। लेनिन ने अपने लेखन में इस तरीके के तत्वों को जोड़ने की कोशिश की। अपने लेखन में उन्होंने वैनगार्डिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की और दूसरा डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की। वैनगार्डिज्म की जो पूरी अवधारणा है वह इस बात से संबंधित है कि किसी की पार्टी के भीतर, कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक ऐसा समूह होगा जो कि स्थिति की जटिलता को, उसके अलग अलग पहलुओं को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेगा, उसके भीतर इतनी समझ होगी कि वह यह समझ पाए कि आगे के संघर्ष का रास्ता किधर है, और फिर यही समूह जो होगा वह एक अगुवा दस्ता के रूप में, एक वैनगार्ड के रूप में आगे चलेगा और यह अन्य लोगों को राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित करने का काम भी करेगा। और जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की पूरी अवधारणा है उसमें यह माना जाता है कि जो नीचे का स्तर होता है वो ऊपर के स्तर का चुनाव करेगा, फिर ऊपर का स्तर उसके ऊपर के स्तर का चुनाव करेगा, और अंत में जाकर सबसे ऊपर का जो एक
एक निर्णय निर्माण करने वाली एक इकाई होती है, पॉलिट ब्यूरो जिसे आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर जाना जाता है, वह चुना जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वह यह है कि जब निर्णय लिया जाएगा तो मोटे तौर पर वो विचार विमर्श के द्वारा भी लिया जाएगा, लेकिन जो निर्णय होगा वो ऊपरी स्तर पर अंतिम निर्णय होगा और उसके बाद बाकी सारे जो संगठन के भाग होंगे वो उसको क्रियान्वित करने का, उसे लागू करने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। अगर हम एंटोनियो ग्राम्सी के लेखन पर ध्यान दें तो वो यह मानते हैं कि श्रमिकों के भीतर जो बिखरी हुई या एक स्वतः स्फूर्त तरीके की ऊर्जा होती है, उनकी जो समझ होती है, उसको एक जगह लाने, एकजुट करने का एक मुख्य साधन पार्टी है। ग्राम्सी अपने ही देश के एक अन्य राजनीतिक दार्शनिक निकोलो मैकियावेली से खासे प्रभावित थे, खास तौर पे उनकी रचना द प्रिंस से। द प्रिंस के माध्यम से मैकियावेली ने वर्च्यू की जो अवधारणा प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने जो आम फहम नैतिकता की समझ थी उसे राजनीतिक नैतिकता से अलग किया और उन्होंने एक ऐसे प्रिंस की परिकल्पना की जो कि अपने समय की जटिल स्थितियों को देखते हुए मजबूत से मजबूत या कई बार क्रूर लगने वाले निर्णय लेता है। और इस रूप में ग्राम्सी मानते हैं कि 20वीं शताब्दी में जब वो राजनीति कर रहे थे, एक ऐसे प्रिंस की कल्पना नहीं की जा सकती जो एक व्यक्ति के रूप में हो। इसलिए ग्राम्सी ने पार्टी को प्रिंस के रूप में देखा और वो पार्टी के मुख्य रूप से 3 तत्वों को रेखांकित करते हैं। पहले स्तर पर उनका यह मानना है कि पार्टी का एक मास बेस होता है, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो कि अनुशासित तरीके से पार्टी के जो आदर्श होते हैं, पार्टी की जो बातें होती हैं उनको मानते हैं और ये एक मुख्य आधार होते हैं पार्टी का। दूसरे स्तर पर उन्होंने एक कोहेसिव एलिमेंट की बात की, एक समेकित या जोड़ने वाले तत्व की बात की, जिसमें कि जो अलग अलग तरीके के जटिल मूल्य होते हैं, जिनका अलग से कोई मूल्य नहीं होता है, अपना अलग से महत्व नहीं होता है, उन्हें समेटते हुए कुछ ऐसे प्रमुख बातें सामने आती हैं, कुछ ऐसे सैद्धांतिक बातें सामने आती हैं जिसके माध्यम से एक तरीके का अनुशासन स्थापित किया जा सकता है, एक तरीके का राष्ट्रीय स्तर पर कोहेसिवनेस लाया जा सकता है। और तीसरे स्तर पर उन्होंने एक इंटरमीडिएट लेवल की बात की, एक मध्यवर्ती, एक ऐसा स्तर हो जो कि इन दोनों को, पहले और दूसरे को जोड़ने का काम करे और यह जो जुड़ाव है वह सिर्फ रणनीतिक रूप से ना हो बल्कि नैतिक रूप से भी हो, यानी कि काफी गहरा जुड़ाव हो, यानी कि जो मास बेस है उसे जो एक पूरा कोहेसिव एलिमेंट है उससे जोड़ने वाला एक स्तर होना चाहिए। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यह जो पूरी रूपरेखा है उसको, इसकी एक जटिल व्याख्या हमारे सामने आती है, लेकिन यह लेनिन की जो पार्टी की व्याख्या है उसके काफी नजदीक है। और एक तरीके से अगर हम ग्राम्सी की पार्टी की अवधारणा की सीमाओं को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि ग्राम्सी भी काफी ज्यादा अनुशासन पर जोर देते हैं और अनुशासन पर जोर देने का खतरा यह है कि पार्टी के भीतर जो एक तरीके से आलोचना का स्वर है उसके दमन का खतरा है। ग्राम्सी पे सीधे तौर पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर असंतोष के स्वरों को दबाया, लेकिन निश्चित, और उनका एक बड़ा उनके जीवन का हिस्सा तो खैर जेल में ही बीता, लेकिन यह बात तो जरूर सच है कि जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके भीतर का अनुभव यही रहा कि जिन लोगों ने भी असंतोष की आवाज उठाई जो कि नेतृत्व की आवाज से मेल नहीं खाती थी, उनका सफाया कर दिया गया, उन्हें जेलों में डाल दिया गया या उनकी आवाज का दमन कर दिया गया। तो ये जो एक पार्टी की अवधारणा है शायद उसमें इस तरीके की आलोचना का तत्व जोड़ा जा सकता है, लेकिन चूंकि ग्राम्सी अपने समय के इन अनुभवों से बहुत खुलकर वाकिफ नहीं थे, क्योंकि स्टालिन का दौर आने से पहले वो जेल में जा चुके थे और स्टालिन के दौर की जो बहुत सारी सच्चाइयां थी उसके सामने आने से पहले वो इस दुनिया से जा चुके थे, तो शायद उनके मन में पार्टी को लेके कुछ रोमानी ख्याल थे, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि पार्टी की इस तरीके की जो पूरी अवधारणा है उसकी कुछ सीमाएं साफ तौर पर नजर आती हैं। लेकिन जो एक प्रमुख बात है वह यह कि ग्राम्सी के पूरे चिंतन में संगठित राजनीति और प्रैक्सिस की सबसे महत्वपूर्ण स्थान था और पार्टी के बारे में जो उनका विचार हमारे सामने है
उससे भी यही बात सामने आती है। पढ़त के अगले अंक में मैं आपको हेजेमनी, जो कि ग्रामसी के सबसे प्रसिद्ध और दी हुई अवधारणा मानी जाती है, यानी कि जब भी आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में हेजेमनी शब्द मिलता है या कहीं लेखन में भी हेजेमनी शब्द मिलता है, तो आपके दिमाग में, अगर आप सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहला नाम ग्रामसी का ही आता है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे अगले एपिसोड में। हम ये समझेंगे कि सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल्स के रोल के बारे में किस तरह के विचार ग्रामसी रखते हैं। बहरहाल आज की जो पूरी चर्चा है उसे मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में हम अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।